हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीए बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक स्टार्ट की हुई थी वेक्टर कैलकुलस, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था। अब तक हमने ग्रेडियंट का टॉपिक पढ़ लिया इसमें और लेवल सरफेसेस का पढ़ लिया। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। ग्रेडियंट हमेशा किसका निकलता था हमारे पास? स्केलर फंक्शन का, और डाइवर्जेंस हमेशा किसका निकलेगा? वेक्टर फंक्शन का। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कोई वेक्टर फंक्शन ले लिया, एफ वेक्टर किस फॉर्म में लिया? f1i प्लस f2j प्लस f3 के डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। f1 f2 f3 इसके कंपोनेंट है अलॉन्ग x y z। ठीक है। देन डाइवर्जेंस ऑफ f इज रिटर्न एज, डाइवर्जेंस किस तरह से लिखा जाएगा? डेल डॉट f। ठीक है। डेल डॉट f कैसे लिखा जाएगा? डेल की वैल्यू हमें पता है। अब यहाँ वेक्टर दोनों एक तरह से वेक्टर की तरह काम करें तो यहाँ डॉट या क्रॉस का काम हमारा ज़रूर होता है। वहाँ पे क्या होता था? यहाँ पे सिर्फ एक स्केलर फंक्शन होता था, तो वहाँ डॉट या क्रॉस का कोई काम नहीं होता था। ठीक है। आई करली बाई करली एक्स प्लस जे करली बाई करली वाई प्लस के करली बाई करली जेड डॉट f1i प्लस f2j प्लस f3 के। तो डाइवर्जेंस क्या बन जाएगा? आई वाला कंपोनेंट आई वाले कंपोनेंट के साथ जाएगा, करली f1 बाई करली एक्स, जे वाला जे वाले के साथ करली f2 बाई करली वाई, के वाला के वाले के साथ करली f3 बाई करली z। ये आपके पास बन जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर किसी भी वेक्टर का डाइवर्जेंस ज़ीरो हो जाता है, कैलकुलेट करने पे किसी वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस ज़ीरो के इक्वल आ जाता है, तो इट मीन्स वो वेक्टर कैसा है? सोलेनोइडल है। ठीक है। तो इट मीन्स अगर आपको किसी वेक्टर को सोलेनोइडल प्रूव करने के लिए बोल दिया जाए तो क्या करना पड़ेगा? आपको उसका डाइवर्जेंस ज़ीरो के इक्वल शो करना पड़ेगा। और क्या है हमारे पास? डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेयर एज ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ग्रेडियंट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है किसी स्केलर फंक्शन का, और डाइवर्जेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट चल रही है ना, यहाँ दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट एंड में हमें रिजल्ट क्या देती है? स्केलर क्वांटिटी देती है। ठीक है। इसके बाद एक दो प्रॉपर्टीज़ हैं। ये वाली प्रॉपर्टी स्टूडेंट आप पिछले उसमें भी बहुत पढ़ के आ चुके हैं, ये वाली आप अपने आप देख लेना कि डाइवर्जेंस अगर हम f प्लस जी पे अप्लाई करें या डाइवर्जेंस f प्लस डाइवर्जेंस जी करें, दोनों से आपका आंसर सेम ही आता है। ये वाली मैं करवा देती हूँ। डेल डॉट फाई एफ इज इक्वल्स टू डेल फाई डॉट एफ। देखो एक बार हमें क्या करना है, क्या है हमारे पास? डेल डॉट फाई एफ इज इक्वल्स टू डेल फाई डॉट एफ प्लस फाई डेल डॉट एफ। ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या किए, हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या है? एक तो मुझे बीच में ज़रूरत पड़ेगी फाई एफ की, तो उसके लिए पहले हम क्या मान लेते हैं? एफ वेक्टर एज्यूम कर लिया हमने, जैसे पहले नॉर्मली हम लेके चलते हैं f1i प्लस f2j प्लस, ये बार बार थोड़ा सा फोकस इसका हिल रहा है, एक मिनट। ठीक है। प्लस f3 के, और फाई एफ अगर मुझे निकालना हो वो किसके इक्वल आ जाएगा? फाई f1i प्लस फाई f2j प्लस फाई f3 के। ठीक है। अब लेफ्ट साइड करते हैं, डेल डॉट फाई एफ, मतलब डेल की वैल्यू क्या है हमारे पास? आई करली बाय करली एक्स प्लस जे करली बाय करली वाई प्लस के करली बाय करली जेड। किस पे अप्लाई करना है इसको? फाई f1i प्लस फाई f2j प्लस फाई f3 के। अप्लाई किया, हमारे पास क्या आ जाएगा? आई वाले के आई वाले के साथ करली बाय करली एक्स ऑफ फाई f1 प्लस करली बाय करली वाई ऑफ फाई f2 प्लस करली बाय करली जेड ऑफ फाई f3। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना आता ही है, कैसे करेंगे? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस, अब फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करली फाई बाय करली एक्स, सेकंड एज इट इज, प्लस फाई करली f2 बाय करली वाई प्लस करली फाई बाय करली वाई इंटू f2 प्लस फाई करली f3 बाय करली z प्लस करली फाई बाय करली z f3। ठीक है।
अब फाई वाले जितने हैं उन सबको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। फाई वालों में से फाई कॉमन आ रहा है ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अंदर क्या बच रहा है, करली f1 बाय करली x प्लस करली f2 बाय करली y प्लस करली f3 बाय करली z प्लस नेक्स्ट हमारा है करली फाई बाय करली x f1 प्लस करली फाई बाय करली y f2 प्लस करली फाई बाय करली z f3। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, डाइवर्जेंस f की तो है, डाइवर्जेंस की अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना, तो इसको लिख सकते हैं फाई इंटू डेल डॉट एफ। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, करली बाय करली एक्स आई प्लस करली बाय करली वाई जे प्लस करली बाय करली जेड के, किस पे अप्लाई हो रहा है, फाई पे, और इसको साथ में डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं, f1i प्लस f2j प्लस f3k। सिंप्लीफाई करोगे इसको, यही का यही आपके पास आएगा, ये क्या चीज़ है मेरे पास, ग्रेडियंट फाई है ना, तो ये बन जाएगा हमारा फाई डेल डॉट एफ प्लस ग्रेडियंट फाई डॉट एफ। प्रूव क्या करना था, यही करना था, देखो इसी के इक्वल आ गया ना। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है रिजल्ट, डाइवर्जेंस f इज ज़ीरो इफ f वेक्टर इज कांस्टेंट वेक्टर। अगर कोई वेक्टर कांस्टेंट है तो उसका डाइवर्जेंस ज़ीरो के इक्वल ज़रूर होगा। कन्वर्स ट्रू नहीं होता, कन्वर्स ट्रू ना होने का क्या मीनिंग है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी का डाइवर्जेंस ज़ीरो है तो वो वेक्टर ही कांस्टेंट होएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा एग्जाम्पल देंगे। देखो f को अब हमने सबसे पहले क्या है, ज्यूम कर लिया, f हमें कांस्टेंट दे दिया ना, f वेक्टर हमें क्या दे दिया, कांस्टेंट वेक्टर। मुझे क्या शो करना है, डेल डॉट एफ ज़ीरो के इक्वल है, डेल डॉट एफ निकाल के रखते हैं। पहले f वेक्टर को हम किस फॉर्म में लेते हैं, नॉर्मली हर बार f1i प्लस f2j प्लस f3k। तो डेल डॉट एफ क्या बनेगा, करली f1 बाय करली x प्लस करली f2 बाय करली y प्लस करली f3 बाय करली z। अब किसी वेक्टर के कांस्टेंट होने का क्या मीनिंग है, कोई वेक्टर कांस्टेंट कब होता है, जब उसके अंदर वेरिएबल ना दिखाई दे। इसका मतलब f वेक्टर के अंदर कहीं पे कोई वेरिएबल नहीं है, और f वेक्टर है किसके इक्वल, इसके इक्वल है। इसका मतलब इसके किसी भी कंपोनेंट में कहीं पे कोई वेरिएबल ही नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट वेक्टर दिया हुआ है हमें। अगर f1 f2 f3 में कोई वेरिएबल ही नहीं है x y z की फॉर्म में, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जिस चीज़ के अंदर कोई वेरिएबल ही नहीं है तो उसका वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या चला जाएगा, ज़ीरो चला जाएगा। इसका मतलब करली f1 बाय करली x भी ज़ीरो होगा, करली f2 बाय करली y भी ज़ीरो होगा, करली f3 बाय करली z भी ज़ीरो होगा। और ये है किसके इक्वल, डेल डॉट एफ के इक्वल है। इसका मतलब क्या आ गया मेरे पास, डाइवर्जेंस f किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के इक्वल। कब आया, जब हमने f को कांस्टेंट वेक्टर लिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, अब देखो कन्वर्स इसका ट्रू क्यों नहीं होता, कन्वर्स ट्रू ना होने का क्या मीनिंग कहना चाह रहे हैं ये, कि अगर किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस ज़ीरो है, दैट डजंट मीन दैट वेक्टर इज कांस्टेंट वेक्टर। अगर किसी का डाइवर्जेंस ज़ीरो है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो वेक्टर कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट ना होते हुए भी उसका डाइवर्जेंस ज़ीरो हो सकता है। देखो f वेक्टर का एग्जांपल इन्होंने क्या लिया, xi प्लस वाई जे माइनस 2z के, डेल डॉट एफ निकाला, क्या आ गया हमारे पास, ज़ीरो के इक्वल आ गया ना। लेकिन क्या वेक्टर कांस्टेंट है, नहीं है, क्योंकि इनके अंदर तो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से प्रूव हो गया ना कि उसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। अब इन्हीं रिजल्ट पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, देख लेते हैं एक बार। देखो डाइवर्जेंस निकालना है आपको, दिया क्या हुआ है, 2x स्क्वायर जेड आई माइनस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस 3y स्क्वायर एक्स के। किस पे निकालना है, 1 1 1 पे। डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं, फर्स्ट वाले कंपोनेंट का वही अपना वैल्यू पुट कर देना। फर्स्ट वाले कंपोनेंट का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जाता है, सेकंड वाले का y के रिस्पेक्ट में, और थर्ड वाले का z के रिस्पेक्ट में। और एंड में जो भी आंसर आए वहाँ x को 1, y को 1, z को 1 पुट कर देना। देखो वही किया हुआ, x को 1, y को 1, z को 1 पुट किया तो 4 - 2 क्या आ जाएगा, 2। ये आ गया आपका डाइवर्जेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमारे पास क्या है, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर फंक्शंस आर सोलेनोइडल। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको सोलेनोइडल वर्ड याद है, डेफिनेशन याद है कि सोलेनोइडल का मीनिंग क्या होता है, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अदरवाइज इस वर्ड में ही अटक जाओगे और आपका क्वेश्चन गया।
ठीक है। तो सोलेनोइडल का मीनिंग याद होना चाहिए कि सोलेनोइडल कब होता है वेक्टर फंक्शन, जब उस वेक्टर का डाइवर्जेंस 0 के इक्वल जाता है, ठीक है। अब इसका इन दोनों का डाइवर्जेंस निकाल दो, अगर 0 आ जाता है तो इट मीन्स वो सोलेनोइडल है। डाइवर्जेंस कैसे होता है, आई वाले कंपोनेंट का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, वाई वाले कंपोनेंट का जे वाले कंपोनेंट का वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 आ गया, और के वाले का जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव -2 आ गया। क्या आ गया, 1 + 1 - 2 0 आ गया, सोलेनोइडल हो गया ये वेक्टर। सिमिलरली इसमें भी डाइवर्जेंस निकाल दो, सिंपल फॉर्मूला लगाना, कुछ नहीं करना। देखो नेक्स्ट हमें क्या करने के लिए बोला है, इंटरप्रेट द सिंबल एफ डॉट डेल एंड शो दैट एफ डॉट डेल फाई एंड एफ डॉट डेल फाई आर सेम। एफ डॉट डेल करो बाद में फाई करो, या एफ डॉट डेल फाई इकट्ठा कर दो, दोनों का मीनिंग सेम है। और उससे पहले एफ डॉट डेल को इंटरप्रेट करना है कि किसके इक्वल आता है। एफ वेक्टर वही जनरली हम जो लेके चल रहे हैं, F1i + F2j + F3k के इक्वल। एफ डॉट डेल, डेल की वैल्यू मेरे पास है आई करली बाई करली एक्स प्लस जे करली बाई करली वाई प्लस के करली बाई करली जेड। सिंप्लीफाई करेंगे, हाँ बस वही चीज़ जैसे पिछले एक्सरसाइज में एक जगह आया था ना, ए डॉट डेल था या पता नहीं फाई डेल था, कुछ ऐसा था। यहाँ पे भी ध्यान रखना है। अब एफ वेक्टर लेफ्ट में है तो यहाँ वो नहीं चलेगा कि आप इसको राइट में ले जाके F1 को पीछे लिख दोगे। जब आप ऑपरेटर के साथ डील कर रहे हो तो आप ये नहीं बोल सकते कि A डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। ये सिर्फ सिंपल वेक्टर्स में एप्लीकेबल होता है, लेकिन जब इनमें से कोई भी एक ऑपरेटर बन जाए फिर ये नॉट इक्वल हो जाता है, ठीक है। एफ पहले है तो उसको आगे ही रखो, डेल बाद में है तो डेल को पीछे ही रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या वैल्यू आ जाएगी, F1 करली बाय करली एक्स प्लस F2 करली बाय करली वाई प्लस F3 करली बाय करली जेड। ज़्यादातर में मिस्टेक फिर से वही रिपीट कर रही हूँ मैं, क्या मिस्टेक करते हैं, F1 को पीछे ले जाएंगे, F2 को पीछे ले जाएंगे, F3 को पीछे ले जाएंगे। ऐसे नहीं होता। जब भी ऑपरेटर के साथ हैंडल कर रहे हो आप तो आपको पोजीशन चेंज करना अलाउड नहीं है। तो इसका मतलब एफ डॉट डेल भी अपने आप में क्या बन गया, एक ऑपरेटर बन गया, क्योंकि ये किसी फंक्शन पे अब तक अप्लाई नहीं हुआ। इसका तो अपने आप में वैसे कोई मीनिंग ही नहीं है, सिर्फ ये ऑपरेटर ही है ना, कोई फंक्शन पे तो नहीं अप्लाई हुआ, तो ये क्या है, एक ऑपरेटर। एफ डॉट डेल फाई निकालना था, एफ डॉट डेल अभी हमने निकाल दिया, फाई अब ये फाई पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब इसका कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा एंड में। अब फाई हर एक के साथ लगा दो, ये आपका आ गया। और क्या निकालना था, एफ डॉट डेल फाई। डेल फाई की हमारे पास ये वैल्यू होती है ग्रेडियंट फाई की, एफ वेक्टर ये है हमारे पास। सिंप्लीफाई करेंगे, F1 करली फाई बाय करली एक्स प्लस F2 करली फाई बाय करली वाई प्लस F3 करली फाई बाय करली जेड। ये आ गया, दोनों से क्या रिजल्ट आ गया, सेम आ गया ना। और क्या निकालने के लिए बोला है हमें, इवेल्युएट करना है एफ डॉट डेल इंटू जी वेक्टर। एफ डॉट डेल अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, जी वेक्टर के साथ कर दो इसको। जी वेक्टर के कंपोनेंट क्या ले लिए, G1i प्लस G2j प्लस G3k। अब क्या होगा इसमें, ये पूरा हर एक पे अप्लाई होगा, ये पूरा पहले G1 पे अप्लाई होगा। अब ये ध्यान रखना ये वेक्टर ही रहेगा एंड में जो आंसर आएगा, G1 पे अप्लाई हो रहा है तो ये आई कैप साथ में रहेगा ही रहेगा। रास्ते में इसमें भी मिस्टेक यही करते हैं, आई जे के उड़ जाते हैं रास्ते में बच्चों के, तो आई जे के को गायब नहीं करना, आई जे के एज इट इज़ रहेंगे, क्योंकि सिर्फ यहीं पे ही आई जे के, इधर तो है ही नहीं, तो ये वेक्टर ही एंड में आना चाहिए। आई जे के का ध्यान रखना, वो गायब नहीं होने चाहिए रास्ते में। ये पूरा अप्लाई किस पे किया, G1 पे, फिर यही पूरा अप्लाई किया G2 पे, यही पूरा अप्लाई किया G3 पे। G1 पे किया यहाँ G1 G1 G1, G2 G2 G2, G3 G3 G3, ठीक है। अब बिल्कुल इसी आर्टिकल पे या इसी मतलब थ्योरम बोलो, रिजल्ट बोलो, इसी रिजल्ट पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन है बिल्कुल डिट्टो, जो आपने तीनों अभी निकाली है ना, उनको अब बस सिंपल इस पे अप्लाई करना है। एफ डॉट डेल फाई, एफ वेक्टर हमें सिंपल फॉर्म में दे दिया, एफ डॉट डेल ऑपरेटर है ये, जैसे ही फाई पे अप्लाई होगा तो ही इसका कोई मीनिंग निकलेगा। F1 की वैल्यू है मेरे पास, F2 की है, F3 की है, एफ डॉट डेल फाई पे अप्लाई कर दो इसको। सिंपल, मुझे नहीं लगता मेरा इसमें करवाने का कुछ काम है, सिर्फ कैलकुलेशन है, इसमें कुछ भी नहीं है। और नेक्स्ट में क्या है, एफ डॉट डेल फाई निकालना है। अभी हमने ऊपर प्रूव किया कि एफ डॉट डेल इंटू फाई करो या एफ डॉट डेल फाई करो, दोनों का मीनिंग सेम है। तो जो आपने यहाँ निकाला भाई इसका आंसर बन जाएगा। और क्या निकालना है, एफ डॉट डेल इंटू जी। एफ डॉट डेल अभी निकाला था हमने ऊपर, जी के साथ प्रोडक्ट ले लो अब इसकी। जी वेक्टर हमारे पास क्या है, जो भी था इन्होंने डायरेक्ट ही लिख दिया यहाँ पे, मतलब कैलकुलेशन है, देख लेना अपने आप, ठीक है।
तो आज के लिए इतना सफिशेंट होगा। आगे जो 4-5 एग्जाम्पल बच गए हैं ना, नेक्स्ट वाली वीडियो में सिर्फ ये एग्जाम्पल करवा दूँगी, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा, लंबा है, सबसे लंबा चैप्टर यही है पूरी बुक का। पेशेंस से अपना देखते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, साथ साथ प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आगे ऐसे आने वाले हैं, बच्चों को थोड़ी कन्फ्यूज़न रहती है इसमें। तो जब तक हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।